बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हेमाटोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारे हेमाटोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है। हेमाटोलॉजी में हम सबसे पहले हीमोपोइसिस को पढ़ेंगे। हीमोपोइसिस कैसे कहते हैं जनाब? द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल इन बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल की प्रोडक्शन को हीमोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, अब जनाब आते हैं सबसे पहले द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ हीमोपोइसिस। नेचुरल हिस्ट्री से मतलब ये है कि अब हमें पता है कि हमारे जो ब्लड सेल्स है ये बोन मैरो के अंदर बन रहे हैं, लेकिन इस बोन मैरो से पहले ये कहाँ पर बन रहे थे। ठीक है, तो नेचुरल हिस्ट्री हमें बताती है कि ड्यूरिंग फीटल लाइफ 3rd वीक के अंदर हीमोपोइसिस स्टार्ट होती है, लेकिन ये कहाँ पर होती है? ये यॉर्क सैक के अंदर स्टार्ट होती है। ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। फिर जनाब 3 महीने के बाद ये लीवर के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू होती है। ठीक है, फिर जनाब आती है स्प्लीन की तरफ, और फिर लिम्फॉइड ऑर्गन्स, फिर गोनेड्स ये जेंडर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेल के अंदर है तो टेस्टिस में बनेगा, अगर फीमेल में है तो ओवरीज में बनेगा। ठीक है, और फिर आते हैं जनाब द पोस्ट आयोर्टिक एब्डोमिनल वॉल की तरफ। ठीक है, तो 3 महीने के बाद 9 महीने तक ऐसे रास्ते से प्रोडक्शन इसकी होती है। ठीक है, अब इसको याद करने का आसान फार्मूला ये है कि अ यंग लीवर्स सिंथेसिस ब्लड। यंग लीवर्स इट मीन्स कि सबसे पहले यॉर्क सैक के अंदर, फिर उसके बाद लीवर के अंदर, फिर उसके बाद स्प्लीन के अंदर, और फिर उसके बाद बोन मैरो के अंदर। ठीक है, तो ये जनाब हो गई द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ हीमोपोइसिस। ठीक है, अब जनाब आते हैं, ये तो हमने कहा कि 9 महीने तक वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। अब जनाब आते हैं एट बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है। ठीक है, जब भी बर्थ होती है तो आफ्टर बर्थ एवेंचुअली ये क्या करते हैं? ऑल बोन्स के अंदर इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन एट प्यूबर्टी के टाइम में क्या होता है? ये लॉन्ग बोन्स के अंदर प्रोडक्शन इसकी स्टार्ट होती है, जैसे ह्यूमरस, फीमर। ठीक है, इन बड़े बड़े बोन्स के अंदर इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, और इसके अलावा एक्सियल स्केलेटन के अंदर भी स्टार्ट होती है, जैसे वर्टेब्रल कॉलम के अंदर। ठीक है, तो इन तमाम लॉन्ग बोन्स के अंदर ड्यूरिंग प्यूबर्टी हीमोपोइसिस होती है। जैसा कि आपको पता है कि बोन्स के अंदर 2 ही जगह है, एक को हम कहते हैं कॉर्टेक्स और दूसरे को कहते हैं मेडुलर। ठीक है, तो ये जो ब्लड की प्रोडक्शन है ये क्या पर होती है? ये मेडुला पर होती है, तो इसलिए हम इसको मेडुलरी हीमोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, जब भी हमारे बोन के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए और उस डिफेक्ट की वजह से हीमोपोइसिस, मेडुलरी हीमोपोइसिस स्टॉप हो जाए, तो जनाब जिस तरह पहले हमने पढ़ा था कि ये एक ज़माने में स्प्लीन के अंदर, ठीक है, लीवर के अंदर, लिम्फ नोड के अंदर और गोनेड्स के अंदर ब्लड प्रोडक्शन हो रही थी। अब जनाब हीमोपोइसिस की फेल होने के बाद ये हीमोपोइसिस क्या होगी? अब स्टार्ट होगी लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर और गोनेड्स के अंदर स्टार्ट होगी। ये आप इस तरह समझे कि ये क्या है? ये अभी एक बैकअप प्रोसेस है ड्यू टू द फेलियर ऑफ मेडुलरी हीमोपोइसिस। ठीक है, अब जनाब आप ये याद रखिए कि फॉर एग्जांपल अगर मोनोसाइट मैक्रोफेज के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, या कोई प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल से एरिथ्रोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स ये चीज़ें बन रही हैं, तो ये जो एक सेल दूसरे की अंदर क्या होती है? कन्वर्ट होती है। इट इज़ ड्यू टू अंडर द इफेक्ट ऑफ साइटोकाइन्स। साइटोकाइन एक किस्म की प्रोटीन है जो क्या करती है? जो ऑटोक्राइन इफ़ेक्ट करती है। ऑटोक्राइन का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर इस सेल से रिलीज़ हुई है तो ख़ुद ही इस सेल के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। एक होती है पैराक्राइन वो होती है जो इस सेल से प्रोड्यूस होती है और अपनी करीबी सेल के ऊपर अपना इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, एक होती है एंडोक्राइन, फॉर एग्जांपल यहाँ से प्रोड्यूस हो गई और ब्लड के साथ
इकट्ठी होती है और आती है और फिर यहाँ पर इफ़ेक्ट करती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोक्राइन, ठीक है। और ऑटोक्राइन का मतलब ही है अगर यहाँ से प्रोड्यूस हो गए तो यहाँ पर ही अपना इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो ये साइटोकाइंस जो है ये ऑटोक्राइन इफ़ेक्ट करते हैं, एक ही सेल से रिलीज़ होती है और एक ही सेल के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं और एक सेल को दूसरे सेल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब जनाब हमारे बॉडी के अंदर ऐसे सेल भी प्रोड्यूस होते हैं जो स्टेन लेते हैं और बाज़ स्टेन नहीं लेते, ठीक है। हमारे WBC 2 टाइप के है, एक को हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट, दूसरे को कहते हैं एग्रेनुलोसाइट, ठीक है। ये जो एग्रेनुलोसाइट है, ग्रेनुलोसाइट इसके अंदर भी मौजूद है, लेकिन इसकी ग्रेनुलोसाइट जो है वो है स्टेनलेस, वो कलर नहीं लेते। और जो WBC ग्रेनुलोसाइट है इसके अंदर ग्रेनुलोसाइट है और वो ग्रेनुलोसाइट क्या करते हैं, वो स्टेन लेते हैं, ठीक है। जनाब आते हैं ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट 3 टाइप के हैं, एक को हम कहते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड यूजिनोफिल। प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल जो है ये कॉलोनी फार्मिंग यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, हर सेल की अपनी कॉलोनी फार्मिंग यूनिट होती है। ग्रेनुलोसाइट की जो कॉलोनी फार्मिंग यूनिट है उसकी हम कॉलोनी फार्मिंग GM कहते हैं, यानी ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट्स इसको कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं CFUE कॉलोनी फार्मिंग यूनिट इजिनोफिल, ठीक है। हर सेल का अपना ही एक कॉलोनी फार्मिंग यूनिट होता है। तो ग्रेनुलोसाइट जनाब न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इजिनोफिल के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। बेसोफिल को बेसोफिल इसलिए कहते हैं कि जनाब इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स है वो ब्लू स्टेन लेते हैं, ठीक है। यूजिनोफिल को यूजिनोफिल इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स है वो ग्रेन्यूल्स रेड स्टेन लेते हैं। और न्यूट्रोफिल्स को न्यूट्रोफिल्स इसलिए बोलते हैं कि न्यूट्रोफिल स्टेनलेस है, स्टेन नहीं लेता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इसके अंदर ब्लू और पिंक दोनों ही ग्रेन्यूल्स इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अब जनाब आते हैं ए ग्रेनुलोसाइटोसिस की तरफ। तो ए ग्रेनुलोसाइट्स की मतलब क्या है कि इसके अंदर लिम्फोइड टिश्यू मौजूद है और मोनोसाइट्स है, ठीक है। मोनोसाइट का जो कॉलोनी फार्मिंग यूनिट है वो यही है, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट GM, ठीक है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो है इसके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद है मगर वो स्टेन नहीं लेते, और जब भी बॉडी के अंदर पॉलीसाइथेमिया होती है इसके साथ तकरीबन थ्रोम्बोसाइट्स भी ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल कि ये जो तमाम हमारे सेल्स है, एरिथ्रोसाइट्स है, थ्रोम्बोसाइट्स है, मोनोसाइट है, ये अब किस तरह बनते हैं। सबसे पहले जनाब प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल जो है यहाँ से प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस स्टार्ट होती है। ये आगे जाके 2 ही सीरीज़ के अंदर कन्वर्ट होती है, एक को हम कहते हैं लिम्फोइड सीरीज़ और दूसरे को कहते हैं माइलाइट सीरीज़, ठीक है। अब लिम्फोइड सीरीज़ का जो पहला सेल है उसे हम कहते हैं लिम्फोइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, और जो हमारे माइलाइट सीरीज़ का पहला सेल है उसे हम कहते हैं माइलाइट मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है जी। अब ये आगे जाके कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है, और वही यूनिट्स आगे डिफरेंट सेल्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। लिम्फोइड मल्टीपोटेंट स्टेम से आगे 3 सेल बनते हैं, अर्ली प्री बीटा सेल्स, अर्ली थ्रोम्बोसाइट्स और अर्ली नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है जी। नेचुरल किलर सेल्स ये डायरेक्ट NK सेल या नेचुरल किलर सेल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। अर्ली थ्रोम्बोसाइट्स जो है ये कॉमन थाइमोसाइट के अंदर कन्वर्ट होती है, और कॉमन थाइमोसाइट जो है ये T लिम्फोसाइट के अंदर कन्वर्ट होती है। जनाब फिर अर्ली B सेल जो है ये प्री B सेल के अंदर कन्वर्ट होती है, और प्री B सेल कन्वर्ट होती है बीटा लिम्फोसाइट के अंदर। अब इसके अलावा माइलाइड मल्टी स्टेम सेल से जितने भी सेल्स बनते हैं वो तमाम सेल स्ट्रक्चरली और फंक्शनली मैच्योर होते हैं।
सिवाय दो सेल्स की जो लिम्फाइड सीरीज से बनते हैं वो बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट है। ये दोनों स्ट्रक्चरली तो मैच्योर है लेकिन फंक्शनली मैच्योर नहीं है। अब जनाब ये फंक्शनली कहाँ पर मैच्योर होंगे? टी सेल मैच्योर होगा थाइमस ग्लैंड के अंदर और बी सेल मैच्योर होगा लिम्फ नोड्स के अंदर। ठीक है, तो टी से टी आपने याद रखना है कि टी थाइमस सेल के अंदर मैच्योर होता है। ठीक है, ये हो गई लिम्फाइड सीरीज़ की कहानी। अब आते हैं माइलाइड सीरीज़ की तरफ। माइलाइड सीरीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ टाइप की कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स बनते हैं और यही कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स आगे जाके डिफरेंट सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। पहला जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है उसे हम कहते हैं CFUGM। इस GM से क्या मतलब है? GM से मतलब है, G से मतलब है ग्रेनुलोसाइट और M से मतलब है मोनोसाइट। ये जो ग्रेनुलोसाइट सीरीज़ है इसके अंदर माइलोब्लास्ट सेल बनता है। माइलोब्लास्ट सेल फिर प्री माइलोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। प्री माइलोब्लास्ट फिर मीठा माइलोसाइट के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर जनाब बनता है हमारे साथ ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स यहाँ पर हमने पढ़ा था कि 3 टाइप के हैं, लेकिन इस कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से यही 2 बनते हैं। एक को कहते हैं हम न्यूट्रोफिल और दूसरे को कहते हैं हम बेसोफिल। ठीक है जी, ये जो बेसोफिल है जब तक ये ब्लड सेल के अंदर होंगे, ब्लड के वेसल के अंदर होंगे तो हम इसे कहेंगे बेसोफिल। जब भी ये किसी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दाखिल होंगे तो अब जनाब ये बेसोफिल मेस सेल के अंदर कन्वर्ट होंगे। इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब इसको हम बेसोफिल नहीं कहेंगे, अब हम इसे कहेंगे मेस सेल। और ये आपको पता है, ये हमने पल्मोनोलॉजी के अंदर पढ़ा था कि ये क्या करता है, ये हिस्टामीन को रिलीज़ करता है। ठीक है, जो एंटीहिस्टामिनेज एंजाइम के अंदर भी फिर डिग्रेड होता है। ठीक है जी, अब ये तो ग्रेनुलोसाइट की कहानी हो गई। यहाँ पर जो M है ये M मोनोसाइट सीरीज़ के अंदर कन्वर्ट होती है। मोनोसाइट फिर मोनोब्लास्ट के अंदर, मोनोब्लास्ट फिर प्री मोनोसाइट और फिर मोनोसाइट के अंदर। जब भी ब्लड वेसल के अंदर होगा मोनोसाइट के नाम से जाना जाएगा। जब भी जनाब ये किसी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दाखिल होगा तब नाम चेंज होगी मोनोसाइट से मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज उन तमाम सेलों में से एक है जिसको हम APC कहते हैं या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं, और इसका सबसे बड़ा काम जो है वो है फेगोसाइटोसिस। ठीक है, ये तमाम प्रोसेस हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोनोसाइट मैक्रोफेज के अंदर कन्वर्ट होती है और बेसोफिल मेस सेल के अंदर कन्वर्ट होती है इन कनेक्टिव टिश्यू। ये जनाब हो गई एक कॉलोनी यूनिट हमारे साथ। दूसरी कॉलोनी यूनिट की तरफ आते हैं तो वो है ई यानी इओसिनोफिल सीरीज़। ठीक है, इओसिनोफिल सीरीज़ के अंदर पहला सेल जो बनता है उसे हम कहते हैं इओसिनोब्लास्ट। ब्लास्ट जिधर भी आए इट मीन्स कि ये इमेच्योर है। ठीक है, साइड जो आए इट मीन्स कि अब ये इमेच्योर होने लगा है। ठीक है, तो इओसिनोब्लास्ट कन्वर्ट होगा इओसिनोसाइट के अंदर और इओसिनोसाइट इओसिनोफिल के अंदर कन्वर्ट होगा। और जब हम इसको स्टेन करेंगे तो ये क्या करेगा, इसके अंदर पिंक ग्रेनुल नज़र आएंगे। ठीक है, वो ग्रेनुल क्या है, उसके अंदर क्या मौजूद है, ये हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर जनाब आते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट EM। EM से मतलब ये है कि अब ये एरिथ्रोसाइट सीरीज़ में और मेगा कैरियोसाइट सीरीज़ के अंदर कन्वर्ट होंगे। एरिथ्रोसाइट सीरीज़ के अंदर सबसे पहले ये एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। एरिथ्रोब्लास्ट के बाद ये प्री एरिथ्रोसाइट के अंदर कन्वर्ट होंगे और फिर जनाब ये कन्वर्ट होंगे नॉर्मोब्लास्ट के अंदर।
अब नार्मोब्लास्ट जो है ये 3 जगह पर डिवाइड होगा, अर्ली नार्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट और लेट नार्मोब्लास्ट। लेट से आगे बनेगा अर्थोक्रोमेटिक सेल, इंटरमीडिएट से बनेगा पॉलीक्रोमेटिक सेल और अर्ली नार्मोब्लास्ट से बनेगा बेसोफिल। अब ये जनाब ये जो 3 सेल बने हैं, बेसोफिल, पॉलीक्रोमेटिक सेल्स, आर्थोक्रोमेटिक सेल, ये तीनों आगे जाके हमारे साथ एक बेबी, एक इमेच्योर आरबीसी बनाएगी जिसे हम कहेंगे रेटिकुलोसाइट। ठीक है, और यही रेटिकुलोसाइट फिर आगे एन्यूक्लिएटेड सेल के अंदर कन्वर्ट होगी जिसे हम कहेंगे एरिथ्रोसाइट या आरबीसी। अब जनाब ये कॉलोनी फॉर्मिंग का एक यूनिट हो गया। दूसरी यूनिट की तरफ अगर हम आए तो एम का मतलब है मेगा कैरियोसाइट सीरीज़। अब जनाब ये कन्वर्ट होंगे मेगा कैरियोसाइट सीरीज़ के अंदर। मेगा कैरियोसाइट सीरीज़, फिर मेगा कैरियोब्लास्ट, फिर मेगा कैरियोसाइट और इसके बाद बनेगा ये टूटते टूटते आएगा और बनाएगा प्लेटिलेट सेल। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको जो बात बताई कि पॉलीसाइथीमिया के अंदर जब आरबीसी ज़्यादा होती है तो उसके साथ प्लेटलेट भी ज़्यादा होते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि इन दोनों का कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एक है। ठीक है जी, तो ये तमाम वो कहानी हो गई कि किस तरह प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, मैक्रोपेज, यूजिनोफिल, आरबीसी और प्लेटलेट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये वो तमाम स्टोरी हो गई जहाँ से ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से इन तमाम सेल के अंदर कन्वर्ट होती है। अब जनाब पढ़ते हैं टी लिम्फोसाइट को। जैसा कि आप जानते हैं कि टी लिम्फोसाइट जो है ये स्ट्रक्चरली तो बोन मैरो के अंदर मैच्योर होती है, लेकिन फंक्शनली ये थाइमस के अंदर मैच्योर होती है। फिर जनाब ये टी लिम्फोसाइट डिफरेंट टाइप्स के सेल बनाते हैं जिसे हम किलर टी सेल के नाम से जानते हैं, सप्रेसर टी सेल से और हेल्पर टी सेल से और मेमोरी टी सेल से। जनाब ये जो किलर टी सेल है इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये चोर को पकड़ता है और जज के सामने पेश करता है। ये चोर क्या है? ये चोर बैक्टीरिया है, कोई और एंटीजन है, कोई एंटीजन भी आ सकती है, इसलिए हम इसको एपीसी सेल भी कहते हैं या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 2 ऐसे सेल है जो किलर टी सेल है और मैक्रोपेज सेल है जो एपीसी का काम करते हैं। इसका काम जनाब क्या है? इसका काम ये है कि ये पेगोसाइट करते हैं। पेगो मीन्स ईटिंग, पेगो की मतलब है ईटिंग, खाना। ठीक है, ये ईट करते हैं और उसके जो एंटीजन है वो अपने सेल्स के ऊपर इसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुर्बानी इसकी होती है कि ये चोर को पकड़ते हैं और जज के सामने पेश करते हैं, और जज जो है वो कौन है? वो है हेल्पर टी सेल। ठीक है, अब जनाब दूसरे सेल के आते हैं, इसको कहते हैं सप्रेसर टी सेल्स। इसके नाम से वाज़ेह है कि सप्रेसर ये सप्रेस करता है किस चीज़ को? हमारे इम्यून सिस्टम को। हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है और हमारे बॉडी के अंदर जितने हमारे ओन बॉडी टिश्यू है ताकि उसके ख़िलाफ़ कोई रिएक्शन ना करे। ठीक है, सप्रेसर टी सेल का काम ये है कि ये हमारी बॉडी को, अपने बॉडी टिश्यू को हमारी इम्यून सिस्टम की अटैक से बचाता है और ये सेल्फ टॉलरेंस पैदा करता है। ठीक है, किस लिए पैदा करता है? ये हमारे जिस्म की पहुँच को टॉलरेट करता है ताकि वो क्या करे? हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यू है उसको ना खाया जाए, उसकी वसाइल पर कब्ज़ा ना करे। ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑटो इम्यूनिटी कैन डिफेक्टिव सप्रेसर टी सेल फंक्शनिंग लीडिंग टू द लॉस ऑफ सेल ट्रांसफर।
जब भी सप्रेसर टी सेल के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए तो ये क्या होगा, अब ये पोच क्या करेगी, ये अपनी ही टिश्यू के ऊपर क्या करेगी, अटैक करेगी। जब भी सप्रेसर टी सेल के अंदर कोई डिफेक्ट आएगा तो हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम हमारी अपनी बॉडी टिश्यू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा, जिस डिज़ीज़ को हम ऑटो इम्यून डिज़ीज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसकी अगर आप एक मिसाल ले लीजिए, जैसे मिस्टीनिया ग्रेविस। मिस्टीनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है, हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, और ये जो मिस्टीनिया ग्रेविस है, मिस्टीनिया ग्रेविस की एसोसिएशन आपको मिलेगी किस चीज़ के साथ, थाइमोमा के साथ। द कार्सिनोमा ऑफ थाइमस ग्लैंड इज कॉल्ड थाइमोमा। ठीक है, जिसके अंदर थाइमक डिसफंक्शंस होती है। थाइमोमा जब होगा तो हमारा थाइमस ग्लैंड डिसफंक्शन होगा, और हमने ये जाना कि टी सेल जो है इसकी जो फंक्शनल फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन है वो थाइमस ग्लैंड के अंदर होगी। जब थाइमोमा होगा, थाइमस की डिसफंक्शन होगी, सप्रेसर टी सेल्स नहीं बनेंगे। जब सप्रेसर टी सेल नहीं बनेंगे, इम्यून सिस्टम सप्रेस नहीं होगा। जब सप्रेस नहीं होगा तो बॉडी टिश्यू के ऊपर अटैक करेगा, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बनेगी, जिससे मिस्टीनिया ग्रेविस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब जनाब आते हैं जज साहब की तरफ, हेल्पर टी सेल की तरफ। हेल्पर टी सेल ये क्या करता है, ये इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है। ठीक है, ये हमारे बॉडी का जज है, और ये क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम के अंदर रिस्पॉन्सेस को पैदा करता है। हर किस्म के जुर्म के ख़िलाफ़ उसकी सज़ा सुनाता है। जब भी हमारे बॉडी के अंदर चोर आएंगे, दहशतगर्द आएंगे, तो क्या करेंगे, हमारी एंटीबॉडी, हमारी पुलिस उसको पकड़ेगी। ठीक है, ये क्या है, दे आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। जब इसको पकड़ेंगे तो ये अपने ऊपर CD4 सेल रखते हैं। ये जो CD4 रिसेप्टर है ये किस के लिए है, ये हेल्पर टी सेल्स के लिए, जज साहब के लिए है। ठीक, ये हेल्पर टी सेल्स के लिए हमारे मैक्रोफेज के ऊपर क्या है, CD4 सेल है। ठीक है, अब ये CD4 सेल जनाब, इसको जब भी कोई रिसेप्टर आता, जो एंटीजन आता है, तो ये क्या करता है, ये उसके ख़िलाफ़ प्रोटीन रिलीज़ करेगा। ठीक है, अब यही प्रोटीन को हम साइटोकाइन्स कहते हैं। ये साइटोकाइन्स जनाब आएंगे और मैच्योर बी लिम्फोसाइट। जब भी कोई एंटीजन मैच्योर बी लिम्फोसाइट के सामने आता है तो वो अपने आप को दो सेल के अंदर डिफ्रेंशिएट करता है। एक को जनाब कहते हैं प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल आगे क्या करता है, आगे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, जैसे IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। इंशाल्लाह आगे इसको बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। और ये जो मेमोरी टी सेल है ये भी APC का काम करती है। ठीक है, अब जनाब आते हैं, अच्छा जी, हर वायरस का हमारे बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक सेल है जिसके ऊपर वो अटैक करता है। HIV वायरस जो है ये क्या करते हैं, ये हमारे CD4 सेल और हेल्पर टी सेल के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, वायरस HIV के अंदर हमेशा बस आप यही बात सुनते होंगे कि CD4 सेल इतना है और CD4 सेल उतना है। ठीक है, तो ये जो हेल्पर टी सेल है या CD4 सेल है ये क्या करते हैं, ये HIV के सेल से, वायरस से इफ़ेक्ट होते हैं। अब जनाब आते हैं मेमोरी टी सेल की तरफ। ये जो मेमोरी टी सेल्स है इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये मेमोरी रखती है किस चीज़ के लिए, कोई तगड़ा एंटीजन जब आता है तो उसकी मेमोरी रिटेन करता है, अपने साथ लाता है। आप यहाँ ये बात याद रख ले कि जब भी कोई नो टी सेल होगा तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। ठीक है,
अब जनाब फॉर फंक्शनल मेचुरेशंस अब बी लिम्फोसाइट, ठीक है, ये कहाँ पर जाती है, ये लिम्फ नोड की तरफ। स्ट्रक्चरली तो ये बोन मेरो से के अंदर स्टिमुलेट होती है। बी मींस बोन मेरो, स्ट्रक्चरली ये बोन मेरो के अंदर स्टिमुलेट होती है, लेकिन फंक्शनली ये क्या होती है, ये लिम्फ नोड्स के अंदर क्या होती है, स्टिमुलेट होती है या मैच्योर होती है, ठीक है। सबसे पहले जनाब स्मॉल बी लिम्फोसाइट बनती है, फिर ये स्मॉल क्लीवेज मीन दराड़े, स्मॉल क्लीवेज बी लिम्फोसाइट के अंदर कन्वर्ट होती है, फिर लार्ज क्लीवेज बी लिम्फोसाइट बनता है, फिर स्मॉल नॉन क्लीवेज बी लिम्फोसाइट बनता है, और फिर लार्ज नॉन क्लीवेज बी लिम्फोसाइट बनता है, और फिर आगे जाके बी लिम्फोसाइट के अंदर कन्वर्ट होता है। मैच्योर बी लिम्फोसाइट के सामने जब एंटीजन आता है तो ये मेमोरी टी सेल्स और प्लाज्मा सेल के अंदर ख़ुद को कन्वर्ट करता है। प्लाज्मा सेल से आगे गैमेट्स बनते हैं और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम करता है। अब जनाब जिस तरह हमने पढ़ा कि ये तमाम सेल बोन मेरो के अंदर क्या होते हैं, ये प्रोडक्शन इसकी होती है। जब भी न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ द बोन मेरो होगा तो हम इसको कहेंगे ल्यूकीमिया, ठीक है। ल्यूकीमिया कि जो जिस तरह ये बोन मेरो के अंदर बनते हैं तो इसकी डायग्नोसिस भी कहाँ से होगी, बोन मेरो किसे होगी। बोन मेरो से हम बायोप्सी लेंगे और उसी बायोप्सी से हम कंफर्म करेंगे कि ये ल्यूकीमिया है, न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशंस है, ठीक है। अब ये ल्यूकीमिया जनाब 2 टाइप के हैं। जिस तरह हमने कहा कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से 2 सीरीज़ बनती है, एक लिम्फॉइड सीरीज है और एक है माइलॉइड सीरीज़। इसी तरह ये ल्यूकीमिया भी उसी तरह है कि एक को हम कहते हैं लिम्फॉइड ल्यूकीमिया और दूसरे को हम कहते हैं माइलॉइड ल्यूकीमिया। माइलॉइड लिम्फॉइड ल्यूकीमिया के अंदर 2 कंडीशन है, एक को कहते हैं हम एक्यूट और दूसरे को कहते हैं क्रॉनिक। एक्यूट और क्रॉनिक ये जनाब दूसरे डिजीज़ की तरह नहीं है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल 3 वीक से आगे है या 6 मंथ से आगे है, उसके बाद नहीं। इधर का मतलब एक्यूट का मतलब ये है कि ये क्या है, दे आर इमैच्योर, ठीक है, जिसको हम ALL के नाम से भी आते हैं, एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकीमिया, ठीक है। और क्रॉनिक से हम CLL के नाम से जानते हैं, जैसे क्रॉनिक लिम्फॉइड ल्यूकीमिया जो क्या है, जो मैच्योर है। अब जनाब आते हैं माइलॉइड ल्यूकीमिया की तरफ। तो माइलॉइड ल्यूकीमिया भी एक्यूट और क्रॉनिक है, जिसे हम AML और CML के नाम से आते हैं। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया जो इमैच्योर है और क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया जो मैच्योर है। अब जनाब आते हैं लिम्फोमा की तरफ। लिम्फॉइड बोन मेरो के अंदर न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन है, और लिम्फोमा जो है ये लिम्फॉइड सेल के अंदर या लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर क्या है, न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन है, ठीक है। इसका काम लिम्फॉइड ऑर्गन के साथ है, जबकि ल्यूकीमिया का साथ बोन मेरो के अंदर है। इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो है लिम्फ नोड बायोप्सी, ठीक है। और 99% जो है ये बी लिम्फोसाइट की लिम्फोमा होती है और 1% जो होती है वो टी लिम्फोसाइट की ल्यूकीमिया होती है, ठीक है। अब जनाब क्वेश्चन ये है कि कैन मैलिग्नेंट सेल क्लीवेज बी लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन बोन मेरो, क्या ये जो स्मॉल क्लीवेज बी लिम्फोसाइट है ये बोन मेरो के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। जनाब हमारा जवाब ये है कि यस हो सकते हैं, लेकिन जब कोई क्या होगी, मेटास्टेसिस होगी, ठीक है। ये जो लिम्फोमा है ये 4 ऑर्गन्स के अंदर स्टेज होती है, लंग के अंदर, लीवर के अंदर, बोन के अंदर और ब्रेन के अंदर। तो जब भी इसकी मेटास्टेसिस बोन के अंदर होगी तब ही क्या होगी, तब हम स्मॉल क्लीवेज बी लिम्फोसाइट बोन मेरो के अंदर प्रेजेंट होगी। हेमियोस्टेसिस कैसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारी एक ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और ये ब्लड वेसल्स यहाँ पर डैमेज हो गई, यहाँ पर जो ब्लड जा रहा है अब उसकी क्या हो गई, वीजिंग हो गई, तो इसे हम कहेंगे ब्लीडिंग, ठीक है। द आउजिंग आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, द ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग आई, यहाँ पर इस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए जो थ्रम्बस बनेगा, उस थ्रम्बस फॉर्मेशन को, इस ब्लीडिंग की स्टॉपेज को हम कहेंगे हेमियोस्टेसिस, ठीक है।
तो हेमियोस्टेसिस जनाब क्या चीज़ है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ थ्रम्बस फॉर्मेशन आफ्टर वेसल वॉल इंजरी और डैमेज। ठीक है, तो इस हेमियोस्टेसिस के लिए आपके साथ 3 चीज़ें होना ज़रूरी है और उसका हेल्दी और ठीक होना भी ज़रूरी है। सबसे पहले वेसल वॉल का हेल्दी होना ज़रूरी है। प्लेटलेट्स का क्या होना चाहिए? फुल क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होनी चाहिए। ठीक है, और आपके पास जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो ज़रूरी होना चाहिए। क्लॉटिंग फैक्टर असल में ये क्या है? ये प्रोटीन है जिसको हमारी लीवर सिंथेसिस करती है और बाज़ बुक्स में 13 की नाम लिखे हैं, बाज़ बुक में 16 के नाम लिखे हैं, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है जितना याद कर सकते हैं। ठीक है, अब जनाब उससे पहले आप ये बात याद रखिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लेटलेट है, ये दूसरी प्लेटलेट है। ठीक है, और ये हमारी एंडोथेलियल वॉल है। तो ये एंडोथेलियल वॉल से एक दूसरे के साथ इसकी बॉन्डिंग नहीं होती। क्यों? कि इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको अपने साथ बॉन्ड कर ले। प्लेटलेट के साथ ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एंडोथेलियल को बाइंड कर ले और एंडोथेलियल के साथ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि प्लेटलेट को बाइंड करे। तो इसके लिए जनाब बीच में एक चीज़ आ जाती है जिसे हम कहते हैं वॉन विलिब्रेंड फैक्टर, जिसको कहते हैं। ठीक है, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर जो है ये क्या करता है? ये इसी तरह अपने पर फैलाता है और प्लेटलेट को एग्रीगेट करता है। अब जनाब विलिब्रेंड फैक्टर के ज़रिए, ठीक है, ये वेसल वॉल है, ये इसके ऊपर विलिब्रेंड फैक्टर है। ये विलिब्रेंड फैक्टर क्या करता है? अब प्लेटलेट को इसके ऊपर एग्रीगेट करता है। ठीक है, जब भी बॉडी के अंदर विलिब्रेंड फैक्टर की डिफिशिएंसी होगी तो प्लेटलेट एंडोथेलियल सेल ऑफ द वेसल वॉल से कभी भी इसकी एडहेजन नहीं होगी। ठीक है, और जब ये इसकी एब्सेंस कंजेनिटली भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है। तो जब भी विलिब्रेंड का डिफेक्ट होगा उसे हम कहते हैं वॉन विलिब्रेंड फैक्टर। ठीक है, इट्स ए कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ वॉन विलिब्रेंड फैक्टर। ठीक है, इन विच प्लेटलेट आर अनएबल टू बाइंड विथ ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल के साथ ही बाइंड नहीं होगी। तो प्लेटलेट को ब्लड वेसल्स के साथ बाइंड करना ये किसका काम है? ये वॉन विलिब्रेंड फैक्टर का काम है। नॉर्मली ब्लड वेसल के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो प्लेटलेट को अपने साथ बाइंड करे। प्लेटलेट के अंदर भी कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है कि वो जाए और ख़ुद ब्लड वेसल के ऊपर एग्रीगेट या बाइंड कर जाए। ठीक है रहीम, जब भी वेसल वॉल इंजरी होती है, जब भी वेसल वॉल की इंजरी होती है तो एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं वो डैमेज होते हैं। जब भी एंडोथेलियल सेल डैमेज होंगे तो वो क्या करते हैं? वो इंटरल्यूकिन 8 को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, जब इंटरल्यूकिन 8 रिलीज़ होता है तो इंटरल्यूकिन 8 का फंक्शन क्या है? इंटरल्यूकिन 8 का फंक्शन यहाँ पर ये है कि ये क्या करता है? ये प्लेटलेट को एंडोथेलियल सेल के करीब लाता है। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एंडोथेलियल सेल डैमेज हुई है। वो प्लेटलेट जो ब्लड वेसल के दरमियान में जा रहे थे, अब वो क्या हो रहे हैं? वो डैमेज एंडोथेलियल सेल के करीब आ रहे हैं और उसको करीब लाने वाला कौन है? ये इंटरल्यूकिन 8 है। ठीक है, ब्लड में आपको पता है कि 45% क्या होती है? ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, और बाकी जो 55% है जो प्लाज्मा प्रोटीन है या और कई चीज़ है, वो चीज़ें क्या होती है? वो 55% है। लेकिन अब जो ये ब्लड सेल्स है ये बीच में जा रही है और एक साइड पर और दूसरे साइड पर इसकी प्लाज्मा मूव कर रही होती है। ठीक है, जब भी इंटरल्यूकिन 8 रिलीज़ होगा तो ये क्या करेगा? ये प्लेटलेट को एंडोथेलियल सेल के करीब लाएगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि एंडोथेलियल सेल्स और प्लेटलेट के अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि वो एक दूसरे के ऊपर जाके बाइंड करे। इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है वॉन विलिब्रेंड फैक्टर का होना। ठीक है,
तो ये जनाब क्या करेगा, ये एडहेजन करेगा प्लेटलेट की एंडोथेलियल सरफेस से, ठीक है। ये ब्रिज प्लेटलेट बनाएगा, ठीक है। जब भी वेल ब्रांड फैक्टर के साथ प्लेटलेट एंडोथेलियल सरफेस पर एग्रीगेट होती है तो ये एक्टिवेट हो जाती है। जब भी प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाती है तो ये आगे जाके दो काम करते हैं। एक जनाब प्लेटलेट एक्टिवेट करता है फास्फोलाइपेज A2 को सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। एंडोथेलियल के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर फास्फोलाइपेज को जब ये एग्रीगेट करता है तो वहाँ पर जो फास्फोलिपिड है उसकी ब्रेकडाउन शुरू होती है, ठीक है। जब उसकी ब्रेकडाउन शुरू होती है तो एराकिडोनिक एसिड वहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। जब जनाब एराकिडोनिक एसिड की मेटाबॉलिज्म होती है तो थ्रोम्बोक्सिन A2, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज होती है। अब थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करता है, फर्दर एक प्लेटलेट की एग्रीगेशन करता है, ठीक है। अब जो एंडोथेलियल सेल पर वॉन वैल्यू ब्रांड के साथ जो प्लेटलेट एक्टिवेट हो गए हैं, एग्रीगेट हो गए हैं, अब ये मज़ीद और प्लेटलेट लाता है और इसके ऊपर एग्रीगेट करता है, ठीक है। पहला काम थ्रोम्बोक्सिन A2 का यही है। दूसरा काम थ्रोम्बोक्सिन का ये है कि ये वेजो कंस्ट्रक्शन करता है, जो ब्लड वेजल डैमेज हुआ है उसकी वेजो कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। अब प्लेटलेट ने तो एक काम ये किया कि फास्फोलिपिड को फास्फोलाइपेज A2 को एग्रीगेट किया और उससे थ्रोम्बोक्सिन को बनाया, ठीक है। अब दूसरा काम ये क्या करता है, प्लेटलेट क्या करता है, ADP एडेनोसिन डाइफास्फेट को भी रिलीज़ करता है और ये एडेनोसिन ट्राइफास्फेट साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स बनाता है और आगे जाके वही काम करता है जो थ्रोम्बोक्सिन A2 करता था। ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन को मज़ीद तौक़ीयत देता है और वेजो कंस्ट्रक्शन करता है। ये भी एक दो काम करते हैं, ठीक है। अब जनाब प्लेटलेट की एग्रीगेशन दो वजहों से हो गई, एक ADP की वजह से और दूसरा थ्रोम्बोक्सिन A2 की वजह से। यहाँ पर ये जो थ्रोम्बोक्सिन और A2 है इन लोगों ने प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवाई, ठीक है। यहाँ पर अभी ये जो प्लग बना है तो ये क्या है, ये प्राइमरी प्लेटलेट प्लग है, ठीक है। और जनाब इन लोगों ने इतनी मेहनत की, ये तो बनाया लेकिन ये क्या है, ये वीक है, कभी भी तोड़ दिया जा सकता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, प्लेटलेट एग्रीगेट तो है, ठीक है, मगर एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, ठीक है। इसी वजह से ये क्या है, ये वीक है। अब इसको क्या करेगा, अब फाइब्रिन जो जनाब आएगा, फाइब्रिन इन प्लेटलेट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल ये प्लेटलेट्स हैं तो इन प्लेटलेट की क्रॉस ब्रिज करेगा, इसको एक दूसरे के साथ मिलाएगा जिससे थ्रम्बस फार्मेशन होगी और क्या बनेगा, सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग बनेगा। अब वो प्लग क्या होगा, वो प्लग जनाब एक स्ट्रॉन्ग प्लग होगा। उसको जब ब्लड वेजल्स के अंदर जितनी भी ब्लड की प्रेशर ज़्यादा होगी अब वो डिस्लॉक नहीं होगा। अब जनाब बात ये है कि ये जो वीक को स्ट्रांग बनाने के लिए जो चीज़ दरकार है, फाइब्रिन। अब ये फाइब्रिन जनाब कहाँ से आ गई, ठीक है। तो जनाब जब हमारी ब्लड वेजल्स इंजरी होती है तो इससे क्या होती है, हमारी क्लॉटिंग फैक्टर्स भी एक्टिवेट होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स जनाब इसके अंदर दो ही पाथवे है, एक को कहते हैं हम एक्सट्रिंसिक पाथवे, दूसरे को हम कहते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। जिस तरह नाम से वाज़ेह है, एक्सट्रिंसिक पाथवे का मतलब ये है कि बाहर से कोई चीज़ आएगी और इसको स्टिमुलेट करेगी, ठीक है। और इंट्रिंसिक पाथवे तो ये हमारी बॉडी के अंदर ही खुद स्टिमुलेट होती है, ठीक है। तो जनाब जब भी ब्लड वेजल्स इंजरी होती है तो ये जो एंडोथेलियल सेल्स है वो क्या करते हैं, वो टिश्यू फैक्टर को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। जब टिश्यू फैक्टर को रिलीज़ करेंगे तो ये फैक्टर 7 को फैक्टर 7A के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है।
इंट्रिंसिक पाथवे जो है, इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर क्या होता है, जब भी हमारी ब्लड वेजल्स इंजरी होती है और जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12 है, जब ये कहाँ से मिलेगा, जब ये ऐसे ही उस रास्ते से गुजरेगा और देखेगा कि यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन्स तो एक्सपोज हो गई, दुआ सलाम हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, थ्रम्बो यहाँ पर फैक्टर नंबर 12A के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ये 12A क्या करेगा, 11 को 11A के अंदर कन्वर्ट करेगा और 11A 9 को 9A के अंदर कन्वर्ट करेगा। अब जनाब ये 9A और 7A ये दोनों इकट्ठे होके 10 को फैक्टर नंबर 10 को 10A के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और इसके लिए बाहर से भी कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कैल्शियम और फैक्टर नंबर 8 और फास्फोलिपिड्स। तो ये जनाब अब फैक्टर नंबर 7 9A, फैक्टर नंबर 8 कैल्शियम, फास्फोलिपिड, अब जनाब ये सारी चीज़ें मिल के फैक्टर नंबर 10 को 10A में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब 10A जाके क्या करेगा, 10A जनाब जाएगा प्रोथ्रम्बीन को थ्रम्बीन में कन्वर्ट करेगा। अब प्रोथ्रम्बीन को थ्रम्बीन में कन्वर्ट करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, एक है फैक्टर नंबर 10A, दूसरा कैल्शियम, तीसरा फैक्टर नंबर 5 और चौथा फास्फोलिपिड्स। तो ये वो 4 चीज़ें हैं जो किस लिए चाहिए, जो प्रोथ्रम्बीन को थ्रम्बीन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इन चारों में से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है 10A। ठीक है, अब जनाब जब प्रोथ्रम्बीन थ्रम्बीन के अंदर कन्वर्ट हुई है तो ये क्या करेगा, ये फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट करेगा। जब ये फाइब्रिन को कन्वर्ट करेगा तो फाइब्रिन आएगा, क्रॉस लिंकिंग करेगा प्लेटलेट की और क्या करेगा, थ्रम्बस फॉर्मेशन करेगा और सेकेंडरी प्लग यहाँ पर बनेगा। जनाब एक बार फिर दोहराता हूँ, जब भी ब्लड वेजल्स इंजरी होगी, एंडोथेलियल सेल डैमेज होगी, इंटरल्यूकिन 8 रिलीज़ होगा, इंटरल्यूकिन 8 प्लेटलेट को एंडोथेलियल के करीब ले आएगा, वॉल विलिब्रेंट फैक्टर के ज़रिए एंडोथेलियल के साथ ये इसकी ब्रिज होगी। ठीक है, तो प्लेटलेट एक्टिवेट होगा, ये आगे जाके फास्फोलाइपेज A2 को एक्टिवेट करेगा, फास्फोलिपिड की ब्रेकडाउन होगी, थ्रोम्बोक्सिन A2 बनेगा, साथ में ADP की रिलीज़ होगी, दोनों इकट्ठे प्लेटलेट की एग्रीगेशन करता है और वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा। एग्रीगेशन से क्या होगा, एक वीक प्लेटलेट फ्लग बनेगा जो आसानी से डिस्लॉज हो सकता है। ठीक है, आगे जाके फाइब्रिन इसके ऊपर अटैच होंगे, फाइब्रिन क्या बनाएगा, थ्रम्बस की फार्मेशन करेगा। थ्रम्बस की फार्मेशन एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे के ज़रिए होगा। एक्सट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर नंबर 7 को 7A में कन्वर्ट करेगा, ये 10 को 10A कन्वर्ट करेगा। इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर 12A में, 11A में, 9A में और फिर 10A में के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये थ्रम्बोक्सिन को थ्रम्बीन के अंदर प्रोथ्रम्बीन को थ्रम्बीन के अंदर कन्वर्ट करेगा और तब थ्रम्बीन आगे जाके फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा और फाइब्रिन आगे जाके थ्रम्बस की फार्मेशन करेगा। ठीक है, बात क्या होता है, जब भी हमारे एंडोथेलियल सेल को ये पता चल गया कि अब जनाब मैं ठीक हो गया हूँ, वहाँ पर सेकेंडरी प्लग भी बना है, प्राइमरी प्लग भी बना है, फाइब्रिन भी आ गया है, सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेगा, जैसे ही एंडोथेलियल सेल रिपेयर होगा तो ये सीधा जाके फास्फोलाइपेज A2 को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, फास्फोलिपिड की ब्रेकडाउन होगी और एराकिडोनिक एसिड की मेटाबॉलिज्म होगी, जिससे क्या बनेगा, जिससे प्रोस्टासाइक्लिन बनेगा, जिसका दूसरा नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन I2। और ये आगे जाके क्या काम करेगा, ये आगे जाके 2 काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेटलेट को एग्रीगेशन को इनहिबिट करेगा और दूसरा जो वहाँ पर जो वेजो कंस्ट्रक्शन हुई थी वहाँ इसको रोक के वेजो डायलेशन करेगा।
तो जनाब इन तमाम प्लग्स के फार्मेशन के बाद एंडोथेलियल सेल क्या करेगा, प्रोस्टासाइक्लिन को रिलीज़ करेगा और प्रोस्टासाइक्लिन प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनहिबिट करेगा और वेजो डायलेशन करेगा। ठीक है, ये भी एक एमसीक्यूज पॉइंट है कि थ्रम्बस फॉर्मेशन के बाद एंडोथेलियल सेल क्या काम करता है। तो ये काम फर्स्ट एड से कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आप देखें तो वास्कुलर एंडोथेलियल सेल्स हैं। वास्कुलर एंडोथेलियल की जब भी इसकी डैमेज होगी, यहाँ पर ये देखें ना, फर्स्ट एड के अंदर इतनी बातें नहीं दी गई है, उधर नोट्स में बहुत सारी बातें थी, लेकिन यहाँ पर कुछ और इजाफी बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब भी एंडोथेलियल डैमेज होगी, उधर हमने पढ़ा कि इंटरल्यूकिन 8 क्या करता है, प्लेटलेट को एंडोथेलियल के साथ लेके आता है और वॉन विलिब्रेंट उसको अपने साथ एडहेशन करते हैं। अब जनाब एक ड्रग है जिसका नाम है डिस्मोप्रेसिन। डिस्मोप्रेसिन क्या करता है, ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, रिस्टोसाइटिन क्या करती है, ये भी वॉन विलिब्रेंट को स्टिमुलेट करती है। अब वॉन विलिब्रेंट के ऊपर एक रिसेप्टर है फॉर द प्लेटलेट एडहेशन जिसको कहते हैं GP1B। ठीक है, GP1B वो रिसेप्टर है जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को प्लेटलेट के साथ एडहेट करता है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये क्या जब भी GP1B की डिफिशिएंसी होगी, उस सिंड्रोम को हम कहेंगे बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आपने कहता है इट्स अ कंजेनिटल डिफेक्ट जिसके अंदर GP1B जीन की रिसेप्टर की डिफेक्ट होती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर प्लेटलेट के साथ एडहेशन नहीं करता। ठीक है, जब प्लेटलेट की एडहेशन हो गई तो अब ये क्या करेगा, इसकी एक्टिवेशन हो गई। पहले हमने बताया कि ये क्या करेगा, अब ये फास्फोलाइपेज A2 को स्टिमुलेट करेगा, वो आके फास्फोलिपिड की ब्रेकडाउन करेगा, जिससे क्या मिलेगी, हमें एराकिडोनिक एसिड मिलेगा। अब ये एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म होगी और ये थ्रोम्बोक्सिन A2 के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ये एराकिडोनिक एसिड जब थ्रोम्बोक्सिन के A2 के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे के अंदर दाखिल होता है। तो ये साइक्लोऑक्सीजिनेस को एक ड्रग इनहिबिट करता है जिसका नाम है एस्पायरिन। एस्पायरिन क्या करता है, इस कॉक्सोजिनेस को इनहिबिट करता है। ठीक है, थ्रोम्बोऑक्सीन जो है और ये जो ADP है, ये दोनों हमने पढ़ा था कि ये दोनों दो काम करते हैं। ये मज़ीद प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवाते हैं और दूसरा काम ये करवाते हैं कि ये वेजो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। ठीक है, अब ये जो क्लोफिडोग्रेल है या और ड्रग है जिसका नाम पेरोसोग्रेल है, टाइग्रेल है, ये तमाम ड्रग क्या करते हैं, ये ADP को P2Y2 रिसेप्टर के साथ इनहिबिशन से रोकते हैं। ठीक है, और जब भी अच्छा जी, और ये एक प्लेटलेट और दूसरे प्लेटलेट के ऊपर भी एक रिसेप्टर है जिसे हम GP2B3A कहते हैं, GP2A और 3B। ये क्या है, ये वो रिसेप्टर है जो क्या करते हैं, जो प्लेटलेट के ऊपर प्रेजेंट है, किसके लिए, फाइब्रिन के लिए। ठीक है, कि ये फाइब्रिनोजन को क्या करेगी, ये फाइब्रोजन के लिए ये रिसेप्टर मौजूद होते हैं और जब भी इसकी डिफिशिएंसी होगी उस सिंड्रोम को हम कहते हैं ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोस्थेनिया इसको कहते हैं। ठीक है, अब जनाब वहाँ पर जो हमने पढ़ा कि जब भी सब कुछ होता है उसके बाद एंडोथेलियल क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 या प्रोस्टासाइक्लिन को रिलीज करता है और नाइट्रस ऑक्साइड को, ये दोनों क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं और यहाँ पर आते हैं और क्या करते हैं, GP11B और 3A 2B और 3A को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो ये जनाब क्या हो गई, ये तो वो चीज़ें हो गई जो यहाँ पर हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। अब ये वो जो है वो तो प्राइमरी प्लेटलेट प्लग था, अब ये सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग किस तरह बनता है, ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट टेबल है, आपने इसको ज़रूर देखना है। इसमें आप देख सकते हैं जनाब कि ये जो कोलाजिन बेस्ड मेम्ब्रेन क्या करता है, ये
वहाँ पर प्लेटलेट एक्टिवेट हो गए। ठीक है, जो पहले हमने कहा था कि हमारे पास दो ही पाथवे है, एक है एक्सट्रिंसिक और है इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, अगर आपने एक्सट्रिंसिक पाथवे को मॉनिटर करना है तो पीटीटी आप देंगे, और जब आपने इंट्रिंसिक पाथवे को देना है तो पीटीटी के ज़रिए आप इसको मॉनिटर करेंगे। ठीक है, आप जनाब इधर आ जाइए तो सबसे पहले इंट्रिंसिक पाथवे को जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ क्या करती है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के एक्सपोज होती है, तो ये 12A के अंदर, और फिर ये आके 11A को 11A में, और फिर ये 9 को 9A के अंदर कन्वर्ट करती है। ठीक है, अब ये जो हमारे साथ 12A है इसको कौन इनहिबिट करता है, इसको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन करता है। ठीक है, इनहिबिट करता है। अब कार्लिक्रीन एसिड ड्रग है जो मॉलिक्यूलर वेट को ब्रेडिकाइन के अंदर चेंज होने से रोकता है। ठीक है, ब्रेडिकाइन क्या करता है, ये इंक्रीज वासोडाइलेशन करता है, इंक्रीज परमेबिलिटी करता है और इंक्रीज पेन करता है। ठीक है, आप इधर आप जनाब देखें तो टिश्यू फैक्टर एक्सट्रिंसिक पाथवे के, जैसे आपको पता है कि ये कहाँ से आए हैं, ये भी एंडोथेलियल सेल के डैमेज से, एंडोथेलियल सेल डैमेज से वहाँ से आए हैं। ठीक है, अब ये 7 को 7A के अंदर कन्वर्ट करता है टिश्यू फैक्टर, ये 10 को 10A के अंदर कन्वर्ट करता है, और ये फिर क्या करते हैं, ये प्रोथ्रम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब थ्रोम्बिन को जनाब कौन इनहिबिट करता है, थ्रोम्बिन को जो है एंटीकोगुलेंट इसको इनहिबिट करते हैं, जैसे हेपरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। ठीक है, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो थ्रोम्बिन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, अब थ्रोम्बिन जनाब क्या करता है, ये फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन के अंदर, और फाइब्रिन क्या करता है, जो फाइब्रिन कर आता है ये उस प्लेट को, उसकी में स्टेबलाइज और प्लेटलेट की प्लग को स्ट्रॉन्ग बना देता है। ठीक है, अब जनाब बॉडी के अंदर ऐसे और भी मैकेनिज़्म है जो इस प्लेटलेट्स को क्या करते हैं, जो इसको ख़त्म करते हैं, जैसे प्लाज्मिनोजन आगे प्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट करता है, कौन इसको कन्वर्ट करता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इसको कन्वर्ट करता है, और यहाँ पर ये फाइब्रिन क्लॉट्स बनता ब्रेकडाउन होता है, और इसका जो डिग्रेडेड प्रोडक्ट है वो है डिडाइमर। ये हमने पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के अंदर भी पढ़ा था कि फाइब्रिन का जो डिग्रेडिंग फैक्टर है वो है डिडाइमर्स। ठीक है, अब जनाब TPA को टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को जो ड्रग इसको क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, उसे कहते हैं थ्रोम्बोलाइटिक्स। ठीक है, जैसे एल्टिप्लेज, रिटिप्लेज, ये वो ड्रग है जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को स्टिमुलेट करती है ताकि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये ख़त्म हो जाए। और एंटी फाइब्रिनोलाइटिक एसिड ड्रग है जो चाहती है कि ये जो क्लाट यहाँ पर बने हैं ये परमानेंट रहे, ये मुस्तकिल रहे। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंटी फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स, जैसे अमाइनो कैप्रोइक ड्रग और ट्रांजामिनिक एसिड, तो ये जिसको विटामिन के नाम से भी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजामिनिक एसिड क्या करता है, ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को इनहिबिट करता है, जिससे प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, और जिससे फाइब्रिन की डिग्रेडेशन नहीं होती। ठीक है, और फाइब्रिन अपनी जगह पर रहता है और क्लॉट उसी तरह मजबूत रहता है। अब जनाब अगर इधर आप देख लें तो ये जो हेमोफीलिया ए है, हेमोफीलिया के किसे कहते हैं, जब भी फैक्टर नंबर 7 की डिफेक्ट हो, और ये क्या है, ये एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ है। ठीक है, और ये हेमोफीलिया बी क्या चीज़ है, ये फैक्ट ये आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ओवरव्यू दी क्या है, हेमोफीलिया बी इज अ डिफिशिएंसी ऑफ फैक्टर नंबर 9, और हेमोफीलिया सी इज द डिफिशिएंसी ऑफ फैक्टर नंबर 11। ठीक है, तो ये क्या है, 8, 9 और 11। ठीक है, ये ए बी और सी, इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह रहीम। इससे पहले हमने हीमियोस्टेसिस पढ़ा था, तो हीमियोस्टेसिस में हमने पढ़ा था कि हीमियोस्टेसिस के लिए 3 चीज़ों का हेल्दी होना ज़रूरी है। एक ब्लड वेसल, दूसरी चीज़ जो थी वो प्लेटिलेट थी, ताकि प्लेटिलेट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ठीक हो, और तीसरी चीज़ हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स बताए थे। ठीक है, अब जनाब आते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर
पहली चीज़ जो है वो है ब्लड वेज़ल वॉल डिफेक्ट। ठीक है, ये जो ब्लड वेज़ल है इसके वॉल के अंदर डिफेक्ट कंजेनिटली भी हो सकते हैं और एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। कंजेनिटल डिफेक्ट जो है उसे कहते हैं हेरेडिटरी टेलेंजिक्टेशिया। हेरेडिटरी टेलेंजिक्टेशिया इसका दूसरा नाम है ओस्लर वेबर रेंडो सिंड्रोम। ठीक है, ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है। जब भी आपको सिनेरियो के अंदर हेरेडिटरी का कल्पा मिले तो इट मीन्स कि क्या है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट जो होती है इसके अंदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन की डिफेक्ट होती है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, जैसे कि आप पहले यहाँ पर बताया गया कि ये हेरेडिटरी है, तो इट मीन्स कि ये एट बर्थ या चाइल्डहुड में रिप्रेजेंट करेंगी और इसके अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन में आपको टेलेंजिक्टेशियाज मिलेंगे। टेलेंजिक्टेशियाज का मतलब ये है कि स्किन के ऊपर आपको डिफरेंट टाइप्स की ब्लड वेजल्स मिलेंगे। ठीक है, स्किन और म्यूकोजा के अंदर अगर आप इस तस्वीर में देखें तो इसमें आपको ये दिख जाएगी। ठीक है, ये क्या है, ये आर टेलेंजिक्टेशियाज। अब जनाब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर विल लीड टू ब्लड वेसल वॉल डिफेक्ट, और इसका जो मशहूर डिजीज़ है वो है मार्फन सिंड्रोम और दूसरा है एहलर डैनियल्स सिंड्रोम। जहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू की बात आती है ये दो डिजीज़ हमेशा सामने आते हैं। ठीक है, उससे पहले आप इस केस को पढ़े। अ 2-year-old boy has presented with recurrent nose bleed, GIT bleed, exam reveal multiple telangiectasia। ठीक है, over the lips and tongue and palm and sole and conjunctiva। ठीक है, तो इन तमाम सिनेरियो से पता चलता है कि ये किस चीज़ की डिजीज़ है, ये हेरेडिटरी telangiectasia है। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू डिफेक्ट की तरफ आते हैं तो पहला डिजीज़ जो है वो है मार्फन सिंड्रोम। ठीक है, मार्फन सिंड्रोम ये क्या है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू डिफेक्ट है। ये भी एक ऑटोसोमल डोमिनेंट है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 15 के अंदर डिफेक्ट होती है। और ये क्रोमोसोम की जो इफ़ेक्ट होती है ये कौन सी जीन को इफ़ेक्ट करती है, ये फाइब्रिलिन जीन को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, इसके जो क्लिनिकल फीचर्स है इसके अंदर आपको जो है पेशेंट ढाल मिलेगा, उसकी जो आर्म स्पेन है उसकी हाइट से ज़्यादा होगी। नॉर्मली हम जितना अपना फॉर एग्ज़ाम्पल जितना हम अपना हाथ फैलाते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी एरिया होती है उतनी हमारी हाइट होती है, लेकिन मार्फन सिंड्रोम के अंदर ये जो आर्म का स्पेन है ये उसकी हाइट से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, अपवर्ड डिसलोकेशन ऑफ लेंस होती है, लेंस की अपवर्ड डिसलोकेशंस होती है। ये हमने उधर भी पढ़ा था रीनल सिस्टम के अंदर कि हमारे बॉडी के अंदर दो ऐसे कंडीशंस हैं, एक को कहते हैं होमोसिस्टीन्यूरिया। होमोसिस्टीन्यूरिया क्या करती है, ये डाउनवर्ड डिसलोकेशन ऑफ लेंस करती है, और एक है मार्फन सिंड्रोम जो क्या करती है, जो अपवर्ड डिसलोकेशन ऑफ लेंस करती है। ठीक है, इसके बाद पेशेंट के अंदर आपको क्या मिलेगा, हाई आर्च्ड पैलेट मिलेगा, उसकी ज़ुबान आपको जो है बिल्कुल स्माउथ मिलेगी, माइट्रल रिगर्गिटेशंस इन आयोटिक रिगर्गिटेशन मिलेगा, यानी हार्ट के अंदर आपको वाल्वुलर डिफेक्ट मिलेगा, रिगर्गिटेशंस मिलेगी, और इसके साथ पेशेंट में आपको रिकरेंट नीमोथोरिक्स मिलेगी और ब्लीडिंग टेंडेंसीज मिलेगी। ठीक है, अब जनाब अगर इधर आप देख ले तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आई की प्रॉब्लम होगी। आई की प्रॉब्लम किस तरह होगी कि अपवर्ड डिसलोकेशन ऑफ लेंस होगा, आर्म का स्पेन जो है वो नॉर्मली हाइट से भी ज़्यादा होगा। ठीक है, एबनॉर्मल हार्ट होगा। एबनॉर्मल हार्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर माइट्रल रिगर्गिटेशन और आयोटिक रिगर्गिटेशंस हो गए। ठीक है, और यहाँ पर जो आर्म लेग्स फिंगर की चीज़ें आपको नॉर्मल से ज़्यादा हाई मिलेगी। ठीक है, अब जनाब आते एहलर डैनियल्स सिंड्रोम। एहलर डैनियल्स सिंड्रोम के बारे में भी आप ऑलरेडी जानते हैं कि इसके अंदर जो जॉइंट्स के लिगामेंट है उसकी डिफेक्ट होती है, जिसकी वजह से हाइपर एक्सटेंडेबल जॉइंट्स मिलते हैं और ब्लीडिंग की टेंडेंसीज होती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसमें हाइपर एक्सटेंसिबल जॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं जनाब ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा।
ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर पेशेंट को जब भी आपको पता है कि फ्रैक्चर होती है तो कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है या फॉल की हिस्ट्री होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पेशेंट के अंदर कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं होती, बस पेशेंट के अंदर रिकरेंट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होता है, ठीक है। पेशेंट का जो स्क्लेरा है वो ब्लू होता है, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये एक हॉल मार्क है, जिस तरह हमने कहा ना कि द अपवर्ड डिसलोकेशन ऑफ द लेंस इज़ द हॉल मार्क ऑफ द मॉर्फन सिंड्रोम। तो इसी तरह ये जो ब्लू स्क्लेरा है इट इज़ द हॉल मार्क ऑफ द ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, और इन लोगों के अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इस तरह की बच्चों को और इस तरह के लोगों को आपने ज़रूर देखा होगा। तो ये जनाब ये जो किस्म के लोग हैं, ये जो मासूम लोग हैं, दे आर द पेशेंट ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है। अब जनाब आते हैं इसकी एक्वायर्ड काज, तो तमाम क्या हो गई, कंजेनिटल काज हो गई। कंजेनिटल काजेज ऑफ द ब्लड वेसल डिफेक्ट के अंदर हमने पढ़ा कि हेरेडिटरी ट्रांजैक्टेशिया है और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, ठीक है। अब आते हैं जनाब एक्वायर्ड की तरफ। तो एक्वायर्ड में सबसे पहले हमारे साथ क्या है, स्कर्वी है, ठीक है। स्कर्वी क्या चीज़ है, इट इज़ अ विटामिन सी डिफिशेंसी, जिसके अंदर क्या होती है, ये स्कर्वी क्या करती है, जो वर्ल्ड वाइड काज ऑफ द ब्लीडिंग है। विटामिन सी का फंक्शन क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट है और ये वेसल वॉल की मेंटेनेंस करता है, ठीक है। वास्कुलाई स्कर्वी इंशाल्लाह हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वास्कुलाइटिस का सबसे जो मशहूर वास्कुलाइटिस है जो ब्लीडिंग काज करता है वो है पेन पोली अर्थराइटिस नोडोज़ा, जो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। और इसके बाद इन्फेक्शन ग्राम नेगेटिव एंटीबॉडीज़ आती है या इनरोब्स आते हैं, जैसे रेक्टेशिया जो एक डिज़ीज़ प्रोड्यूस करती है जिसे टाइपस कहते हैं। इसको आपने टाइफाइड के साथ मिक्सर नहीं करना। रेक्टेशिया एक बैक्टीरिया है जो टाइपस डिजीज़ करती है, और टाइपस डिजीज़ क्या करती है, ब्लड वेसल वॉल की डिफेक्ट करती है, ठीक है। अब जनाब ऐसे ड्रग भी मौजूद है जो वेसल वॉल की डिफेक्ट करते हैं, जैसे स्टेरॉइड, ठीक है। स्टेरॉइड क्या करते हैं, स्टेरॉइड वेसल वॉल के अंदर प्रोटीन लाइसिस करती है, ठीक है। प्रोटीलाइसिस तो आपको पता है कि ये जो बोन मेरो है वो भी कोलाजिन से बना है। तो ये 2-3 कामें करता है स्टेरॉइड जो है बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स की, ये हम एंडोक्राइन के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आप इधर इस तरह याद रखेंगे कि यहाँ पर अगर आप हेड से शुरू करें तो हेड से आपसे साइकोसिस आपको मिल जाएगी। उसके बाद फिर नीचे आके आपको ना हार्ट डिजीज़ और चेस्ट डिजीज़ जैसी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स और ऑस्टियोपोरोसिस पेप्टिक अल्सर और ये चीज़ें आपको मिलेगी। तो स्टेरॉइड के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है, ये हम एंडोक्राइन के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर आप इतना याद रखिए कि ये क्या करती है, प्रोटियोलाइटिक इफेक्ट रखती है, जिसकी वजह से बोन मेरो के अंदर कोलाजिन टूट जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ब्लड वेजल्स के कोलाजिन भी टूट जाते हैं। उसके अलावा पेंसिलिन आपको पता है एंटीबायोटिक है, सल्फोनामाइड्स, ये तमाम ड्रग क्या करते हैं, ये वेजल वॉल को इंजरी करते हैं। अब सिनाइल परपुरा तो आपको पता है कि ये ओल्ड एज के अंदर, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपने अपनी दादी और नानी और दादी के हाथों पर देखा होगा इस तरह की। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिनाइल परपुरा। सिनाइल परपुरा एक्चुअली में क्या है, ओल्ड एज के अंदर जो ये रिपेयर होती है और डिस्ट्रक्शन होती है, इसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ होती है, यानी बॉडी के अंदर वो तेज़ वाला वो फास्ट रिएक्शन नहीं होता, बॉडी के सारे प्रोसेस स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी वजह से इसके अंदर जो डिफेक्ट होती है वो रिपेयर होती है, मगर रिपेयर की वजह से थोड़ी इसके अंदर वो तो रिपेयर होती है मगर थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से ये सिनाइल परपुरा होती है। लेकिन सिनाइल परपुरा के बारे में आपने पेशेंट को भी वरी नहीं करना है, ख़ुद भी वरी नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, ये एक बिनाइन कंडीशन है, ठीक है। अब जनाब आते हैं क्लॉटिंग फैक्टर की तरफ, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर जो है सबसे पहले उसके नाम को पढ़ते हैं। टाइप क्लॉटिंग फैक्टर 1 को हम फाइब्रिनोजन कहते हैं, टाइप 2 को प्रोथ्रम्बिन कहते हैं, और टाइप जो क्लॉटिंग फैक्टर 3 है जिसका नाम है टिश्यू फैक्टर, जिसको हम टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। फैक्टर नंबर 4 जो है उसको हम सीरम कैल्शियम के नाम से जानते हैं। जो फैक्टर नंबर 5 है वो है लेबाइल फैक्टर। जो फैक्टर नंबर
6 है उसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने जितनी जितनी पाथवे पढ़ी उस पाथवे में उसने कोई काम नहीं किया था। जो काम नहीं करेगा उसका नाम नहीं होगा, ठीक है। सारी दुनिया की उसूल है। फैक्टर नंबर 7 ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप स्टेबल फैक्टर भी कह सकते हैं, और इसका नाम है फैक्टर नंबर 8 का एंटी हेमोलिटिक फैक्टर ए। इसकी डिफिशिएंसी से हेमोपेलिया होती है। हेमोपेलिया के डिफरेंट टाइप्स है, और उसके एक टाइप्स को फैक्टर हेमोपेलिया टाइप ए कहते हैं, जिसके अंदर फैक्टर नंबर 8 की डिफेक्ट होती है या डिफिशिएंसी होती है। इसलिए फैक्टर नंबर 8 का नाम है एंटी हेमोलिटिक फैक्टर ए। फैक्टर नंबर 9 को आप देखें तो फैक्टर नंबर 9 का नाम है क्रिसमस फैक्टर, ठीक है। इसका दूसरा नाम है एंटी हेमोपेलिक फैक्टर बी, ठीक है। इसका तीसरा नाम है पीटीसी, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। और जब भी बॉडी के अंदर हेमोपेलिस भी होती है, ठीक है, हेमोपेलिया टाइप बी होती है, तो टाइप बी के अंदर जो फैक्टर नंबर 9 है इसकी डिफेक्ट होती है या डिफिशिएंसी होती है। इसलिए हेमोफीलिया टाइप बी को हम क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं। ये भी पुरानी किताबों में अगर आप देखें तो वहाँ पर ये MCQ नारी के अंदर ये भी आया है कि क्रिसमस डिजीज़ किसको कहते हैं, या क्रिसमस डिजीज़ के अंदर कौन सी क्लॉटिंग फैक्टर की डिफेक्ट होती है, तो फैक्टर नंबर 9, ठीक है। अब जनाब अगर 10 के ऊपर आए तो ये क्या है, इसको हम स्टार्ट फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। फैक्टर नंबर 11 ये क्या है, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर नंबर सी है, फैक्टर सी इसको कहते हैं। यानी हेमोपेलिया टाइप सी जो है उसके अंदर फैक्टर नंबर 11 की डिफेक्ट होगी, ठीक है। तो ये जो ABC हो गई, ठीक है, सी के अंदर 11, बी के अंदर 9 और ए के अंदर 8, ठीक है। तो इस क्लॉटिंग फैक्टर की डिफेक्ट हो गई। इसी तरह फैक्टर नंबर 9 को हम PTA भी कहते हैं, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेडेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं फैक्टर नंबर 12 को, ठीक है, जहाँ से इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होती है। इसको हम कहते हैं हैगमैन एक्टिवेशन फैक्टर, ठीक है। हैगमैन एक्टिवेशन फैक्टर, और उसके बाद है 13 जिसको हम फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी कहते हैं। अब जनाब बाज़ बुकों में 13 लिखा गया है, बाज़ बुकों में 16 लिखा गया है। 14 को कहते हैं प्री कार्लेक्रिन, और 15 को कहते हैं लो मालिकुलर वेट केनाउजेन, और 16 को प्लेटलेट को भी क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। तो ये इन दोनों के अंदर मसला ये है कि ये क्या करती है, फर्स्ट ये एक्टिवेट होते हैं, देन फैक्टर नंबर 12 जो है ये एक्टिवेट होता है। तो बाज़ हजरात कहते हैं कि ये भी क्लॉटिंग ये ज़रूरी है इसलिए तो इसकी एक्टिवेशन होती है। तो बाज़ कहते हैं अगर इसने आपने लिखना है तो प्लेटलेट भी लिख लें। तो ये आप लिख सकते हैं और अपने आप के लिए एग्जामों के लिए याद कर सकते हैं कि ये क्या है, ये 16 क्लॉटिंग फैक्टर्स है, ठीक है। अब जनाब आते हैं क्लॉटिंग फैक्टर की डिफेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स भी होती है, जैसे हेमोपेलिया टाइप A, टाइप B, टाइप C, ठीक है, जिसके अंदर फैक्टर नंबर 8, 9 और 11 का डिफेक्ट होता है, यानी इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर डिफेक्ट होती है, ठीक है। या ऐसे वेली ब्रेन डिजीज़ मौजूद है, ठीक है, जिसके अंदर वेली ब्रेन नहीं बनती, या एंटी फाइब्रोजिनीमिया जहाँ पर फाइब्रोनोजन नहीं बनते, ठीक है। एक्वायर्ड कंडीशंस भी मौजूद है, जैसे डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी। यही वो कहते हैं ना कि हेमाटोलॉजी के अंदर अगर एक चीज़ के ऊपर सवाल आना है तो वो क्या है, वो है DIC और दूसरी ल्यूकीमियास, ठीक है। लीवर डिजीज़ के अंदर भी आपको पता है कि इसको लीवर ही क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। तो हेपेटाइटिस के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर डिफेक्ट होगी, CLD के अंदर, हेपेटाइटिस C के अंदर, हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर आपको क्या मिलेगी, क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर डिफेक्ट मिलेंगे। विटामिन K डिफिशिएंसी आपको पता है, विटामिन K क्लॉटिंग फैक्टर डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर जो है 2, 7, 9, 10, ठीक है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो विटामिन K डिफिशिएंसी कब होगी, मॉल एब्जॉर्प्शन की वजह से, या बॉडी के अंदर ऐसी डिजीज़ चल रही है जिसके लिए आपको हेपारिन या वारफरिन लेना पड़े, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये क्लॉटिंग फैक्टर को
क्या करती है, स्टॉप करती है। तो इसी वजह से हेपरिन आपको पता है कि ये हम आईवी लेते हैं और वारफरीन को ओरली देते हैं। तो ये एंटीकोगुलेंट भी क्लॉटिंग फैक्टर की डिफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जनाब पढ़ेंगे प्लेटलेट डिफेक्ट्स। प्लेटलेट के अंदर दो किस्म की डिफेक्ट्स होगी, एक होगी क्वालिटेटिव और दूसरी होगी क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव के अंदर प्लेटलेट का मकदार जो क्या है 1.5 लाख से लेके तकरीबन 4 लाख तक है, ठीक है। और जिसकी हाफ लाइफ 7 से लेके 10 डेज तक है, ठीक है। जिसकी प्लेटलेट के अंदर उसकी क्वालिटी कमज़ोर होगी, ठीक है। यानी उसकी जो तादाद है वो पूरी होगी लेकिन क्वालिटी कमज़ोर होगी। और क्वांटिटी डिफेक्ट, क्वांटिटी के अंदर इसकी मकदार कम होगी, ठीक है। क्वालिटी के अंदर अगर हम देखें तो ऐसी कॉन्जेनिटल डिफेक्ट मौजूद है जिसके अंदर प्लेटलेट पूरे होंगे लेकिन उसकी इफ़ेक्ट अच्छी तरह नहीं होगा। जैसा कि आप लोग पहले जानते हैं कि प्लेटलेट के ऊपर 2 किस्म के रिसेप्टर मौजूद है, ठीक है। एक को हम कहते हैं GPIB, ये किस चीज़ के लिए है, ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर से एडहेशन के लिए मौजूद है। जब इसकी डिफिशियंसी हो तो उसे हम कहते हैं बर्नार्ड सोलियर डिजीज़, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा रिसेप्टर से हम GP2B3A, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A, ये रिसेप्टर मौजूद है किस चीज़ के लिए, फाइब्रिन के लिए, ठीक है। फाइब्रिन के जब भी इसकी कंजेनिटल डिफिशियंसी होती है उसे हम कहते हैं कैन्समैन थ्रोम्बोसिथेनिया, ठीक है। तो बर्नार्ड सोलियर डिजीज़ के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन 1B के अंदर डिफिशियंसी होती है और कैन्समैन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के थ्रोम्बोसिथेनिया के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A का डिफेक्ट होता है, ठीक है। और जब भी ADP साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्युल की डिफिशियंसी हो तो इसको हम कहते हैं स्टोरेज बाउल डिजीज़, ठीक है। अब आते हैं जनाब इसकी एक्वायर्ड की तरफ। तो एक्वायर्ड आपको पता है, इससे पहले भी मैंने बताया कि जब भी अरेशिडोनिक की मेटाबॉलिज्म होती है तो थ्रोम्बोक्सिन A2 बनता है और इसके अंदर ये जो ऑक्सीजनेस पाथवे है इसको कौन इनहिबिट करता है, एस्पायरिन इनहिबिट करता है, जिससे प्लेटलेट की क्वालिटेटिव डिफेक्ट होती है, ठीक है। और यूरीमिया यानी रीनल फेलियर भी काज करती है लेकिन इसका जो मैकेनिज़्म है वो अननोन है। आपको पता है कि मेडिकल के अंदर तकरीबन 5% मैकेनिज़्म नोन है, बाकी 95% जो है अभी तक अननोन है। अब आते हैं जनाब प्लेटलेट डिफेक्ट की तरफ। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव के अंदर उसकी क्वांटिटी कम होगी जिसे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के अंदर 2 बातें हो सकती है, या तो इसकी प्रोडक्शन कम होगी या इसकी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। इसकी प्रोडक्शन किस तरह कम हो सकती है, जैसे बोन मेरो में कोई डिसऑर्डर हो, ठीक है। आपको पता है कि ये प्लेटलेट कहाँ से आता है, बोन मेरो से आता है। बोन मेरो के अंदर कोई डिफेक्ट हो जैसे एप्लास्टिक एनीमिया या एप्लास्टिक मेरो या ल्यूकीमिया चल रही है या कोई डिसेमिनेटेड कार्सिनोमा है। डिसेमिनेटेड कार्सिनोमा का मतलब ये है कि किसी और ऑर्गन से यहाँ पर कार्सिनोमा आया है, ठीक है। या वायरस हो सकती है जैसे डेंगू वायरस, ठीक है, HIV की वजह से, मीज़ल्स की वजह से, ठीक है, मलेरिया की वजह से। तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर प्लेटलेट की काउंट कम हो सकती है। ऐसे ड्रग जैसे एंटी कैंसर, थायराइड, डायबिटिक्स और अल्कोहल, ये चीज़ें भी प्लेटलेट को कम करती है। अब जनाब आते हैं वो चीज़ों को जो डिस्ट्रक्शन को ज़्यादा करती है, उनमें से उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक है इम्यून मेडिएटेड और दूसरा है नॉन इम्यून मेडिएटेड। इम्यून मेडिएटेड के अंदर कौन से होते हैं, यानी इन तमाम चीज़ों के अंदर क्या होगी, एंटीबॉडी बनेगी और वो एंटीबॉडी जाके प्लेटलेट को कम करेगी, प्लेटलेट की काउंट को कम करेगी, ठीक है। जिसके अंदर ITP है, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा, या SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, ठीक है। और इसके बाद वायरस भी हो सकते हैं जैसे एप्स्टन बार वायरस, साइटोमेगेलो वायरस और HIV, ठीक है। ऐसे ड्रग्स भी है जो डिस्ट्रक्शन को ज़्यादा करते हैं जैसे हेपरिन। हेपरिन के साथ आपने ये ज़रूर देखा होगा हिट इसका एडवर्स इफेक्ट है, जिसका मतलब ये है हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है।
इसके बाद क्वेनाडीन और सल्फा ड्रग जो एलर्जी खास करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, प्लेटलेट की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, अब जनाब नॉन इम्यून मेडिएटेड कौन से हो सकते हैं, जैसे DIC डिसेमिनेटेड इंट्रा काउलोपैथी, ठीक है, जैसे TTP थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपोरा, HUS हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ठीक है, और हाइपरस्प्लिनिज्म का मतलब ये है कि स्प्लीन के अंदर उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसके अंदर आपको एक ट्रायड मिलेगा जिसके अंदर स्प्लीनोमेगेली होगी, स्प्लीन का साइज़ बड़ा होगा, और सॉरी ये तो मैंने लीवर बना दिया, लेकिन स्प्लीन का क्या होगा, स्प्लीन का साइज़ ज़्यादा होगा, और पेनसाइटोपिनिया होगा। पेनसाइटोपिनिया का मतलब ये है कि यहाँ पर RBC WBC प्लेटलेट्स तीनों के काउंट कम होंगे। तो सब जब भी ये कम होते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले आता है कि जनाब बोन मेरो के अंदर डिफेक्ट होगी या एप्लास्टिक मेरो होगा, लेकिन इसके अंदर आपको क्या मिलेगी, बोन मेरो नॉर्मल मिलेगा। तो हाइपरस्प्लिनिज्म का ये ट्रायड है कि स्प्लीनोमेगेली मिलेगी, नॉर्मल बोन मेरो मिलेगा, और आपको पेनसाइटोपेनिया मिलेगी। तो ये जनाब थी प्लेटलेट डिफेक्ट्स। ठीक है, तो तीनों डिफेक्ट हमने पढ़ी, वेजल वॉल की डिफेक्ट, क्लॉटिंग फैक्टर की डिफेक्ट्स और प्लेटलेट की डिफेक्ट्स, और इसके बाद एक एक डिजीज़ को इंशाल्लाह बहुत डिटेल से पढ़ेंगे।